इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। कल आप लोगों का बीपीएससी 133 का एग्ज़ाम है एंड अभी हम उसका रिवीजन करने वाले हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कल एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, हम वो सारे यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं डिटेल में। एंड ये एक क्विक रिवीजन वीडियो रहेगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं। तो अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है, क्योंकि आपका पेपर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पे रिवॉल्व करता है। तो हमें इसका मीनिंग, स्कोप और एवोल्यूशन जानने की जरूरत है। देखो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब होता है डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करना। ओके, यहाँ हम सिर्फ ये नहीं देखते कि किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, लोग कैसे वोट करते हैं, पावर कैसे यूज होती है और कल्चर पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को डीपली समझने का सब्जेक्ट है, सिर्फ किताब से नहीं, सोसाइटी से जोड़कर। ओके, अगर हम इसका स्कोप देखें तो इसका मेन स्कोप होता है पैटर्न फाइंड करना कि क्या सिमिलर पैटर्न्स हैं पॉलिटिक्स में, डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करना कि कैसे कैसे डिफरेंट चीजें वर्क करती हैं, और पॉलिटिकल थ्योरीज बनाना। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की हमने डेफिनेशन यहाँ पे देख ली ऑलरेडी, अभी मैंने आपको पढ़ा दी है। अगर आपको पेपर में आती है तो आपको सिंपली ये समझाना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करता है, उसमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज ढूंढता है, जिससे हम नई जो है थ्योरीज डेवलप कर सकें। ओके, अगर हम डिस्टिंक्शन देखें कंपैरेटिव गवर्नमेंट में और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर्स पे फोकस करती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, यानी कि मेनली वो चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं। ओके, वहीं पर अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें हम इनफॉर्मल प्रोसेसेस, पॉलिटिकल बिहेवियर, लोगों का क्या बिहेवियर है पॉलिटिक्स की तरफ, पॉलिटिकल कल्चरल क्या है उस कंट्री का, कितने वहाँ पे सोशल मूवमेंट्स हुए हैं, और इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी का क्या रिलेशन है, ये सब कुछ कवर करते हैं। ओके, अगर आपको एग्जाम के लिए कीवर्ड याद रखना है तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो स्कोप है वो काफी नैरो होता है, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है, यानी कि नैरो मतलब इसमें गिनी चुनी चीजें होती हैं और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इसका एवोल्यूशन, की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ये चीज इंट्रोड्यूस हुई। देखो, प्री 1945 यानी कि क्लासिकल एरा, इस टाइम पे हम फोकस करते थे सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पर, ओके, लॉस पे, कॉन्स्टिट्यूशंस पर। एरिस्टोटल ने कहा था, सबसे पहले गवर्नमेंट्स क्लासिफाई करी थी, एरिस्टोटल ने, आपको पता होने चाहिए, उन्होंने क्लासिफाई करके हमें बेसिकली 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट दी थी, दैट इज मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। ओके, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि सिर्फ डिस्क्रिप्शन थी, एक्सप्लेनेशन नहीं थी, यानी कि एक एक वर्ड का डिस्क्रिप्शन दिया था उन्होंने कि मोनार्की क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, लेकिन उसको परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा था कि कैसे वो पॉलिटिक्स वर्क करती है। ओके, फिर 1950-60s की बात हुई जिसमें बिहेवियरल रेवोल्यूशन हुआ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। अब स्कॉलर्स ने कहा कि पॉलिटिक्स को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना चाहिए। इस फेज में हमें सर्वेज यूज करें, डेटा कलेक्ट हुआ और ज्यादातर जो है बिहेवियर पे फोकस हुआ था, यानी कि इंस्टीट्यूशन से ज्यादा लोग कैसे बिहेव करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो गया था। ओके, फिर आता है 1970s और 80s का पीरियड, दैट इज पोस्ट बिहेवियरल क्रिटिक। यहाँ पे लोगों ने बोला कि सिर्फ साइंस काफी नहीं है, एथिक्स, वैल्यूज और रियल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो है साइंस का भी काम आने लग गया और वैल्यूज का भी, यानी कि यहाँ पे हमने यहाँ की थ्योरी और यहाँ की जो है सोसाइटी की बात, वो दोनों करना स्टार्ट कर दी। ओके, और अब हम आ जाते हैं 1990s के प्रेजेंट में, दैट इज प्लूरलिज्म। इस फेज में हमने काफी सारे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और हिस्टोरिकल मेथड्स लगाने स्टार्ट करे, और ये सब टॉपिक्स यूज करके नए जो चीजें ऑर्गेनाइज हुई वो थी ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन एंड न्यू पॉलिटिकल मूवमेंट्स। ऐसे हुआ हमारा एवोल्यूशन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं कुछ ट्रेडिशनल अप्रोचेस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ने की। सबसे पहले आ जाती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच,
मैं आपको शॉर्ट में अगर समझाऊं तो इस अप्रोच में हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्स, ब्यूरोक्रेसीज इन सबको स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये ज्यादातर जो है डिस्क्रिप्टिव होता है। यहाँ पे इनफॉर्मल पॉलिटिक्स को इग्नोर करा जाता है, यानी कि जो इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस होती हैं पॉलिटिक्स को चलाने में वो सब, और ये जो है सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज पे ज्यादा फोकस करती है। ओके, फिर आती है हमारी लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच में हम लोग लॉज, राइट्स, ड्यूटीज ये सब के बारे में पढ़ते हैं। अजम्पशन ये है कि लॉ डायरेक्टली बिहेवियर कंट्रोल करता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए भी ये अप्रोच जो है वीक पड़ गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली हर बंदा लॉ फॉलो नहीं करता और हर बंदा लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता। नेक्स्ट आती है हमारी हिस्टोरिकल अप्रोच। इस अप्रोच में हम लोग हिस्ट्री, ट्रेडिशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये आती है कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है और यहाँ पे कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। ओके, इसलिए जो है ट्रेडिशनल अप्रोचेस का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूरोसेंट्रिक थी, डिस्क्रिप्टिव बहुत ज़्यादा थी, और न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज पे जो है ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं द बिहेवियरल रेवोल्यूशन पर। ये थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। इस अप्रोच, ये भी एक अप्रोच है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने की। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स को साइंस की तरह स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारे हम बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं, सर्वेस कर सकते हैं, स्टैट्स देख सकते हैं और एक्सपेरिमेंट्स यूज कर सकते हैं। और इसका बेसिकली एम था कि हम यूनिवर्सल पैटर्न्स ढूंढें, यानी कि ऐसे पैटर्न्स ढूंढें जो काफ़ी सारे पॉलिटिक्स में सेम है, और यहाँ पे हमें जो इसको अप्रोच को यूज कर रहा है उसे वैल्यू न्यूट्रल रहना होता है, यानी कि वो बायस्ड नहीं हो सकता। ओके, अब इसका भी पोस्ट बिहेवियरल क्रिटिक आया 1970s में। स्कॉलर्स ने कहा कि रिसर्च कभी भी कंप्लीटली वैल्यू फ्री नहीं हो सकती, बिकॉज थोड़ा बहुत एक रिसर्चर बायस आ जाता है। इसलिए साइंस जरूरी हो गया था, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी थी। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे, दैट इज डेविड ईस्टन्स सिस्टम अप्रोच। काफी सारी अप्रोचेस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है ये वाला क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है पिछले 10 साल के पेपर में, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो, डेविड ईस्टन का क्या मानना था, इन्होंने ना पॉलिटिक्स को एक सिस्टम माना था। जैसे कि एक कंप्यूटर का सिस्टम होता है, तो एक प्रॉपर उसको सिस्टम कहते थे पॉलिटिक्स को। उन्होंने कहा था कि इस सिस्टम में ना कुछ इनपुट्स होते हैं, जैसे कि डिमांड्स और सपोर्ट हमारी, और फिर इसके आउटपुट्स आते हैं। ठीक है, सिस्टम इन चीजों को प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है, यानी कि नए लॉज या फिर नई पॉलिसीज आती हैं। ओके, इनपुट्स में बेसिकली डिमांड्स होती हैं, कुछ पब्लिक नीड्स, और सपोर्ट्स लेजिटिमेसी, और फिर इसका आउटपुट आता है, दैट इज लॉज, पॉलिसीज, डिसीजन, ये सब। इसमें हमें फीडबैक भी देखने को मिलता है, पब्लिक रिस्पॉन्स फ्यूचर इनपुट्स को शेयर करता है। और इस अप्रोच का सबसे बड़ा ये फायदा है कि हर पॉलिटिकल सिस्टम पे अप्लाई हो सकता है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फिर डिक्टेटरशिप। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि कौन सी बेस्ट अप्रोच है आपके अकॉर्डिंग, तो आप डेविड ईस्टन्स की सिस्टम अप्रोच के लिए परफेक्ट आंसर दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पे। ये भी एक काफ़ी सिमिलर अप्रोच है और काफ़ी इजी है। इस अप्रोच में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो स्ट्रक्चर्स और दूसरा है फंक्शंस। स्ट्रक्चर्स में आपके आ जाते हैं पार्टीज, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, ये सब। और फंक्शंस, देखो, हर सिस्टम को चलाने के लिए कुछ काम करने होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट बनाना होता है और एग्रीगेशन करना होता है, रूल मेकिंग करनी होती है, एडजस्टमेंट करने होते हैं, एनफोर्समेंट करना होता है। तो ये सारे हो गए फंक्शंस। अब अकॉर्डिंग टू एलमेंट एंड कोलमैन, इसका बंदे का नाम था गैब्रियल एलमेंट, इन्होंने कहा था कि स्ट्रक्चर अलग हो सकता है लेकिन सबके फंक्शन सेम होते हैं। यानी कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में ना स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, पार्टीज डिफरेंट हो सकती है, कंट्रीज का लॉ मेकिंग डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हर एक स्ट्रक्चर का फंक्शन सेम ही होता है। उनको एक तरह जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी हेल्प करना है, उनके लिए लॉज बनाने हैं, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को कंपेयर करना इजीली पॉसिबल हो जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से। अब हम समझते हैं पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशलाइजेशन। इसमें पहले हम पढ़ लेते हैं कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है।
ये प्रोसेस होता है जिसमें लोग पॉलिटिकल वैल्यूज सीखते हैं। ठीक है, कि हम लोग अपने पॉलिटिकल वैल्यूज हमें बचपन में स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, हम लोग ये सब चीज़ें सीखते हैं अपनी फैमिली से, बाद में हम लोग एजुकेशन से सीखते हैं, मीडिया से और अपने पीयर ग्रुप से। हमारा पॉलिटिकल ओपिनियन फॉर्म होना, ये सब हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में आता है। अब हम देखते हैं 3 तरह के पॉलिटिकल कल्चर। सबसे पहले आता है पैरियोकियल कल्चर। इसमें पॉलिटिक्स का ऑलमोस्ट किसी को नो अवेयरनेस होता है। ये बेसिकली ट्रेडिशनल सोसाइटीज में ज़्यादा मिलता है हमें, जहाँ पे मीडिया इतना नहीं पहुंचा होता, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं पहुंची होती। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट कल्चर। यहाँ पे गवर्नमेंट का नॉलेज होता है लेकिन इनका इन्फ्लुएंस कम होता है लोगों की लाइफ में। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेंट कल्चर। इसमें काफी ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, वोटिंग होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, डिस्कशन होता है, और यूजुअली डेमोक्रेसीज में हमें पार्टिसिपेंट कल्चर मिलता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम्स पे। आपको पता ही है पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। ये आपके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, यहाँ पे लीडर प्रिपेयर करती हैं, इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करती हैं और सिटीजन्स और स्टेट को कनेक्ट करती हैं। ओके, पार्टी सिस्टम्स में काफी सारे पार्टी सिस्टम आते हैं। वन पार्टी सिस्टम यानी कि एक ही पार्टी पावर में, बेसिकली चाइना। टू पार्टी सिस्टम में 2 मेन पार्टीज होती है जैसे कि यूएसए और यूके। और मल्टी पार्टी सिस्टम में मल्टीपल पार्टीज होती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है जैसे कि इंडिया। अब हम सबसे पहले देखते हैं प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? ये लोग इलेक्शंस नहीं लड़ते लेकिन काफी ज्यादा पॉलिसीज वगैरह जो बन रही होती है लोगों के लिए उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बिकॉज ये लोग पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करते हैं, इसलिए इन्हें इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहा जाता है। इनके मेथड्स होते हैं लॉबिंग, मीडिया के थ्रू या फिर कोर्ट केसेस के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से आता है और यहाँ पे अकाउंटेबल भी वही होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल में सेपरेट इलेक्शन होते हैं, एक फिक्स टर्म होता है और चेक्स और बैलेंसेस में रखते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट आता है जुडिशियल रोल, जुडिशरी का। ये लोग लॉज इंटरप्रेट करती हैं, राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करती हैं। अगर हम नए टाइम में देखें, अभी के मॉडर्न टाइम में, तो काफी सारे ट्रेंड्स आ गए हैं। आज के टाइम में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल एक्टिविज्म, पॉपुलिज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और क्लाइमेट चेंज। तो ये था आप लोगों का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कंप्लीट 1 शॉट रिवीजन। अगर कल आप लोगों का एग्जाम है और आप लोग इसका एक रिवीजन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रही होगी। आपको ये पीपीटी चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीपीटी, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो।